नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं थायमीन की। थायमीन को एन्यूरिन और एंटीबेरीबेरी फैक्टर के नामों से भी जाना जाता है। एन्यूरिन मतलब क्या? जो न्यूराइटिस से रिलीव कराए। और एंटीबेरीबेरी फैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से बेरीबेरी होता है। ठीक है। थायमीन हम जानते हैं विटामिन B1 वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब इसके सोर्सेज की बात करते हैं। तो पहला सोर्स है एल्यूरोन लेयर ऑफ सीरियल्स। एल्यूरोन लेयर ऑफ सीरियल्स, ये इसका रिच सोर्स है। पॉलिशिंग में ये लेयर रिमूव हो जाती है, एल्यूरोन लेयर। दैट्स वाई पॉलिशिंग की जगह पारबॉइलिंग मेथड प्रेफर की जाती है। उस मेथड के अंदर एल्यूरोन लेयर प्रिजर्व्ड रहती है। और दूसरे सोर्स की बात करें तो ईस्ट, जो इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है। यस, तो ईस्ट भी इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है। नाउ अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर से पहले जान लेते हैं कि किस फॉर्म में एक्टिव होता है। तो थायमीन पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में ये एक्टिव होता है और इसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला तो थायमीन खुद और दूसरा पायरोफॉस्फेट। थायमीन फर्दर दो कंपोनेंट से बना है, सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन और सब्स्टिट्यूटेड थायाजोल रिंग, जो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं मिथाइलिन ब्रिज से। दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं मिथाइलिन ब्रिज से। तो हमें जानना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर है थायमीन, और जो थायमीन है उसका स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूटेड पिरिमिडीन और सब्स्टिट्यूटेड थायाजोल रिंग आपस में मिथाइलिन ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। और पायरोफॉस्फेट जब थायमीन में जुड़ जाता है तो ये बनाता है थायमीन पायरोफॉस्फेट। फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ थायमीन। तो इसमें कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला एंजाइम कौन सा है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। हम जानते हैं लिंक रिएक्शन, जहां पर पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। उस स्टेप रिएक्शन के अंदर थायमीन पायरोफॉस्फेट रिक्वायर्ड होता है। और एंजाइम कौन सा है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। सेकंड एंजाइम अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो पहला है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, दूसरा भी अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और ये कहां पर होता है? टीसीए साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होता है, जहां पर टीपीपी की रिक्वायरमेंट होती है। इस एंजाइम के अंदर ये क्या करता है? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट को कन्वर्ट करता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। तो उस स्टेप में भी टीपीपी की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड एंजाइम की बात करें तो है ट्रांसकीटोलेजेस। ट्रांसकीटोलेज एचएमपी शंट पाथवे का एंजाइम है। और इसको भी टीपीपी रिक्वायर्ड होता है। फोर्थ की बात करें एंजाइम की तो है ब्रांच्ड चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ब्रांच्ड चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तो ये ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। ये एंजाइम ब्रांच चेन अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है और इसको टीपीपी रिक्वायर्ड होता है।
अब बात करते हैं थायमिन डेफिशिएंसी के मैनिफेस्टेशंस की। डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस, उसमें सबसे पहला डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी वर्ड का मतलब है वीकनेस। बेरी-बेरी वर्ड का मतलब है वीकनेस। इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं? तो पहला अर्ली सिम्टम्स है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या होता है? तो एनोरेक्सिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पीपल ऑब्सेस रहते हैं अपने वेट और क्या वो खा रहे हैं उसके बारे में, ठीक है? तो वो है एनोरेक्सिया। अब बात करते हैं दूसरा क्या है? डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया हमें पता है क्या होता है? इंडाइजेशन, ठीक है? तो एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया यानी कि खाने के बारे में ऑब्सेस, खाना पच नहीं रहा है, हैवीनेस और वीकनेस, तो ये सब जो है अर्ली सिम्टम्स है डेफिशिएंसी बेरी-बेरी के, ठीक है? अब बात करते हैं कौन से बेरी-बेरीज हैं, टाइप, अलग अलग टाइप की बेरी-बेरीज हैं। तो पहली बेरी-बेरी है दैट इज वेट बेरी-बेरी। पहली बेरी-बेरी है वेट बेरी-बेरी। वेट बेरी-बेरी में कौन से मैनिफेस्टेशंस दिखते हैं? तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो वेट बेरी-बेरी में दिखते हैं, ठीक है? और जब सीवियर केसेस होते हैं तब उसमें हार्ट फेलियर की वजह से डेथ भी हो सकती है। हार्ट फेलियर की वजह से उसमें डेथ भी हो सकती है। तो वेट बेरी-बेरी में सीवीएस मैनिफेस्टेशंस दिखते हैं, जबकि ड्राई बेरी-बेरी में सीएनएस मैनिफेस्टेशंस दिखते हैं। ड्राई बेरी-बेरी में सीएनएस मैनिफेस्टेशंस दिखते हैं। तो उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है पेरिफेरल न्यूराइटिस, with sensory disturbances बात करते हैं इन्फेंटाइल बेरी-बेरी। इन्फेंटाइल बेरी-बेरी में रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस ये ऑब्जर्व होता है। किसमें? बेबी में, इन्फेंट में। इन्फेंट क्या होता है? 0 to 1 ईयर तक इन्फेंट होता है, ठीक है? तो रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस ऑब्जर्व होता है बेबी के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी जो मदर है उसके अंदर डेफिशिएंसी होती है थायमीन की। दैट्स व्हाई बेबी के अंदर रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस और सिम्टम्स दिखते हैं, जिसकी वजह से इन्फेंटाइल बेरी-बेरी उसको कहते हैं, ठीक है? रेस्टलेसनेस और स्लीपलेसनेस ऑब्जर्व होता है। अब बात करते हैं वर्निकल कोर्सैकॉफ सिंड्रोम की। तो वर्निकल कोर्सैकॉफ सिंड्रोम, जिसका दूसरा नाम है सेरेब्रल बेरी-बेरी, इसमें क्या होता है? तो इसमें एंसेफेलोपैथी, इसमें क्या होता है? तो इसमें एंसेफेलोपैथी और साइकोसिस ऑब्जर्व होता है। एंसेफेलोपैथी में क्या क्या इंक्लूडेड है? तो एंसेफेलोपैथी में सबसे पहले है ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ऑप्थेल्मोप्लेजिया मींस पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, ठीक है? फिर दूसरा है निस्टैग्मस। निस्टैग्मस मींस अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ आई। और फिर तीसरा जो दिखता है इसमें वो है सेरिबेलर अटैक्सिया। सेरिबेलर अटैक्सिया, और सेरिबेलर अटैक्सिया का मतलब क्या है? कि सडन इनएबिलिटी टू कोऑर्डिनेट मूवमेंट। क्यों? क्योंकि या तो डिजीज हो गई सेरिबेलम में या लीजन हो गया सेरिबेलम में, तो इसकी वजह से मोटर मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पा रही है, मसल मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पा रही है, ठीक है? तो उसकी तो हो गया सेरिबेलर अटैक्सिया। निस्टैग्मस हमको पता है और ऑप्थेल्मोप्लेजिया पता है। तो ये सब जो होता है ये वर्निकल एंसेफेलोपैथी के अंदर दिखता है।
और जब वर्निकल एंसेफेलोपैथी और साइकोसिस दोनों के सिम्टम्स हमें दिखते हैं वर्निकल कोर्सैकॉफ सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। और ये सिर्फ तभी दिखता है जब न्यूट्रिशनल स्टेटस सीवियरली अफेक्ट हुआ हो, है ना। तो जब स्टेटस, जब न्यूट्रिशनल है, स्टेटस इज सीवियरली इफेक्टेड, तभी ये दिखता है। नेक्स्ट, तो हमने देखा कि थायमिन की डेफिशिएंसी से बेरी हो सकता है, वर्निकल कोर्सैकॉफ सिंड्रोम हो सकता है। अब बात करते हैं पॉलीन्यूराइटिस की। तो थायमिन की डेफिशिएंसी से पॉलीन्यूराइटिस भी हो सकता है। पॉली मीन्स मैनी एंड न्यूराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व, है ना। तो ये क्रोनिक एल्कोहलिक्स में कॉमन होता है, क्रोनिक एल्कोहलिक्स में कॉमन होता है। अच्छा, तो क्रोनिक एल्कोहलिक्स में ऐसा क्या होता है कि थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो पहला है कि अल्कोहल के यूटिलाइजेशन में थायमिन की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में चाहिए होता है। और दूसरा, अल्कोहल इनहिबिट करता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, इनहिबिट करता है इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, तो इससे एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब आगे बात करें तो पाइरूवेट से लैक्टेट में कन्वर्जन हो जाएगा। क्यों? पाइरूवेट से होना चाहिए था एसिटाइल कोएंजाइम ए में, लेकिन थायमिन की डेफिशिएंसी हो गई तो टीपीपी रिक्वायर्ड होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर टीपीपी है नहीं तो पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट में, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो बात करते हैं बायोकेमिकल असेसमेंट की। तो एरिथ्रोसाइट ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी, एरिथ्रोसाइट ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी वो इसको डिसाइड करती है। सेकंड रूल जवाब। और HPLC मेथड, HPLC मेथड जो कि थायमिन लेवल को एस्टिमेट कर सकती है। अब बात करते हैं RDA पे। तो RDA 2 से 3 मिलीग्राम पर डे है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और कैलोरीज, जितनी ज़्यादा कैलोरीज होगी उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कैलोरीज के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी।